नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। संघ चुनाव बहाली और राजस्थानी भाषा की मान्यता की मांग। सुखाड़िया विश्वविद्यालय से एकलिंगजी तक एनएसयूआई ने की पदयात्रा। सरकार की सद्बुद्धि के लिए लगाए नारे। उदयपुर में वाम दलों का जेल भरो आंदोलन। कच्ची बस्तियों के पट्टे से पेपर लीक तक सरकार को घेरा। ऑनलाइन चालान और महंगाई के खिलाफ भी किया प्रदर्शन। सावन के दूसरे सोमवार पर निकली महाकाल की वन भ्रमण यात्रा। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा उदयपुर। दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में छात्र संघ चुनाव बहाल करने और राजस्थानी भाषा को मान्यता देने की मांग को लेकर सावन सोमवार को पदयात्रा निकाली गई। एनएसयूआई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की ओर से यह पदयात्रा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से एकलिंगजी मंदिर तक पहुंची। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए नारेबाजी की और छात्र हितों से जुड़े मुद्दे उठाए। पदयात्रा में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ बड़ी संख्या में छात्र नेता और विद्यार्थी शामिल हुए। छात्रों ने चुनाव बहाली और राजस्थानी भाषा को मान्यता देने की मांग दोहराई। सावन सोमवार के अवसर पर उदयपुर में छात्र हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर एनएसयूआई की ओर से पदयात्रा निकाली गई। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से शुरू हुई पदयात्रा एकलिंगजी मंदिर तक पहुंची। पदयात्रा का उद्देश्य छात्र संघ चुनाव की बहाली और राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने की मांग को लेकर सरकार तक पहुंचाना रहा। पदयात्रा के शुभारंभ अवसर पर ईटक प्रदेश अध्यक्ष जगदीश राज शेमाली, पूर्व जिलाध्यक्ष यशवंत चौधरी और प्रदेश महासचिव महिपाल सिंह कुराबड़ सहित कई वरिष्ठ साथी मौजूद रहे। वरिष्ठ नेताओं ने छात्र हितों से जुड़े मुद्दों पर युवाओं और विद्यार्थियों की आवाज को मजबूती देने की बात कही। पदयात्रा में प्रदेश महासचिव विक्रम भादु, युवा कांग्रेस के हिदांशु जैन, सूर्यपाल सिंह देवड़ा, छात्र नेता कल्पेश तथा बड़ी संख्या में छात्र नेता और विद्यार्थी शामिल हुए। ये रास्ते भर कार्यकर्ताओं ने छात्र संघ चुनाव बहाल करने और राजस्थानी भाषा को मान्यता देने की मांग को लेकर नारेबाजी की। छात्र नेताओं का कहना है कि छात्र संघ चुनाव विद्यार्थियों की लोकतांत्रिक आवाज का महत्वपूर्ण माध्यम है। इनके जरिए विद्यार्थी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय से जुड़ी अपनी समस्याओं को प्रभावी तरीके से उठाते हैं। इसलिए छात्र संघ चुनावों को दोबारा शुरू किया जाना जरूरी है। वहीं राजस्थानी भाषा की मान्यता को भी छात्र नेता ने प्रमुख मुद्दा बताया। उनका कहना है कि राजस्थानी भाषा राजस्थान की संस्कृति, परंपरा और पहचान से जुड़ी है। लंबे समय से इसकी मान्यता की मांग उठ रही है और सरकार को अब इस दिशा में ठोस पहल करनी चाहिए। एकलिंगजी मंदिर तक पहुंची पदयात्रा के दौरान छात्र हित, लोकतांत्रिक अधिकार और राजस्थानी भाषा के सम्मान का संदेश दिया गया। छात्र नेताओं ने कहा कि मांगे पूरी होने तक छात्रों की आवाज को आगे भी मजबूती से उठाया जाएगा। उदयपुर में जन मुद्दों को लेकर सोमवार को वाम दलों ने जेल भरो आंदोलन किया। कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने कच्ची बस्तियों के लोगों को मकानों के पट्टे देने, पथ विक्रेताओं के रोजगार की सुरक्षा करने और महंगाई पर रोक लगाने की मांग उठाई। इसके साथ ही पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने, ऑनलाइन चालान में भारी जुर्माना वसूली और नीट यूजी सहित अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा गया। वाम दलों की ओर से सौंपे गए मांग पत्र में उदयपुर की कच्ची बस्तियों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। प्रदर्शनकारियों के अनुसार शहर में करीब 40 से 50 वर्ष पहले बसी लगभग 35 कच्ची बस्तियों में करीब 12,500 मकान हैं, लेकिन अभी तक केवल 25 से 30% लोगों को ही पट्टे मिल चुके हैं। मामला माछला मगरा, देवाली और भेलू राणा कच्ची बस्ती के लोगों को वन भूमि का हवाला देकर पट्टे नहीं देने पर सवाल उठाया गया। वाम दलों ने कहा कि नगर विकास प्रन्यास उदयपुर ने वर्ष 2016 में अम्बेरी स्थित भूमि वन विभाग को देने का प्रस्ताव जिला कलेक्टर को भेजा था, जिससे इन बस्तियों के रहवासियों को पट्टे देने का रास्ता निकल सकता था, लेकिन कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। पथ विक्रेताओं के अधिकारों का मुद्दा भी प्रदर्शन में उठाया गया।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पथ विक्रेता अधिनियम 2014 के बावजूद स्थानीय निकाय प्रशासन और पुलिस इसकी पालना नहीं कर रहे हैं। मुखर्जी चौक पर पीढ़ियों से काम कर रही करीब 40 से 45 महिलाओं की बेदखली का उदाहरण देते हुए बिना वैकल्पिक व्यवस्था और पूर्वाभास के रोजगार से हटाने का विरोध किया गया। हाथीपोल सहित अन्य क्षेत्रों में कार्रवाई का भी जिक्र किया गया। इसके अलावा पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से वाहनों को नुकसान की खबरों, बढ़ती कीमतों और गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए गए। ऑनलाइन चालान और कैमरों के जरिए छोटी गलतियों पर भारी जुर्माना वसूली का विरोध करते हुए सुरक्षित यातायात व्यवस्था की मांग की गई। नीट, यूजी सहित अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा गया। मांग पत्र में एनटीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर जिम्मेदारी तय करने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इन समस्याओं के समाधान के लिए संगठित संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है। राष्ट्रीय स्तर पर किसान संगठन और मजदूर संगठनों ने जेल भरो आंदोलन पूरे देश के जिला मुख्यालय पे किया और उसी क्रम में आज उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर हम उपस्थित हुए हैं। हमारी तकलीफ ये है कि इस देश की आज़ादी से लगाकर अभी तक जो मजदूरों के, किसानों के कानून पूर्व की सरकारों ने बनाए, वो किसान और मजदूरों के आवाज़ पे बने, और अभी जो कानून बनने जा रहे हैं वो किसान और मजदूर की आवाज़ को नहीं सुनकर उद्योगपतियों की और अमेरिका की सरकार पर बनाए जा रहे हैं। किसानों के लिए अमेरिका से जो समझौता किया जा रहा है, जिससे हमारे भारतीय किसान का उत्पाद वहाँ के उत्पाद से बाजार में टिक नहीं पाएगा और हमारा किसान मजदूर बन जाएगा और इस जमीनों को उद्योगपति खरीद लेंगे। और हमारे जो मजदूरों के कानून थे उसको 4 लेबर कोड में परिवर्तित कर दिया गया। हम अगर हड़ताल पे जाते तो जेल और जुर्माना है। हमारी ड्यूटी 8 घंटे से 12 घंटे है। हमारे 100 आदमियों पे सरकार से किसी आदमी को नौकरी से निकाला जाए, फैक्ट्री को बंद किया जाए तो सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। वो अब लेने की जरूरत नहीं, 300 तक छूट दे दी। कुल मिलाकर जो ये देश की आज़ादी के बाद ये काला दिन चल रहा है, आज पूरे भारत में हम काला दिन, जेल भरो आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि ऐसी हमने उम्मीद नहीं की थी सरकार से कि भारत के 2 कमाऊ और उपजाऊ जो हाथ है, एक मजदूर और किसान, उनको गुलाम बनाकर उनकी जगह 2 नकली हाथ अडानी और अंबानी का देश को बनाना चाह रहा है मोदी सरकार। उसका विरोध करने के लिए हम उपस्थित हुए और मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि देश के सिंहासन पे जवाहरलाल नेहरू बैठे, लाल बहादुर शास्त्री बैठे, गुलजारी लाल नंदा बैठे, अटल बिहारी वाजपेयी बैठे, इंदिरा गांधी बैठी, राजीव गांधी बैठे, पीवी नरसिम्हा राव बैठे, मनमोहन सिंह जी बैठे। ये कुर्सी स्थायी नहीं होती, समय के साथ नीचे उतार दिया गया और आपको भी उतार दिया जाएगा। समय रहते मजदूर और किसानों की आवाज़ सुन लीजिए। हमारी जनसंख्या आज 95%, छोटा व्यापारी, कर्मचारी, किसान, मजदूर, गृहिणी, ये सब हम उस श्रेणी में आते हैं। 95%, केवल 5% पूंजीपति है इस देश के या जो इनकम टैक्स पे ही है, जिनके वजह से आप 95% लोगों के साथ अन्याय मत कीजिए। हमें न्याय दीजिए, हमारे हक हकूक की लड़ाई हम लड़ेंगे और आने वाले समय में इस देश की सरकार को, जैसे जैन जी ने जंतर मंतर पे आंदोलन करके धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलाया, आने वाले समय में हम मोदी को इस्तीफा दिलवाएंगे। उदयपुर में सावन के दूसरे सोमवार पर भगवान महाकाल की विशेष पूजा अर्चना के बाद वन भ्रमण यात्रा निकाली गई। विधि विधान से पूजा और आकर्षक श्रृंगार के बाद महाकाल को पालकी में विराजमान किया गया और श्रद्धालुओं की मौजूदगी में वन भ्रमण कराया गया। यात्रा के दौरान हर हर महादेव और जय महाकाल के जयकारों से माहौल शिवमय नजर आया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने यात्रा में शामिल होकर भगवान महाकाल के दर्शन किए और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। सावन के दूसरे सोमवार पर उदयपुर में सुबह से ही शिव भक्ति का माहौल नजर आया। शहर के शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना, अभिषेक और श्रृंगार किया गया। भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचती रही। इसी क्रम में भगवान महाकाल की विशेष पूजा अर्चना के बाद वन भ्रमण यात्रा निकाली गई।
पूजा विधि विधान से संपन्न होने के बाद महाकाल का आकर्षक श्रृंगार किया गया और उन्हें पालकी में विराजमान किया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं की मौजूदगी में भगवान महाकाल को वन भ्रमण कराया गया। यात्रा जिस मार्ग से गुजरी, वहां भक्तों ने हर हर महादेव और जय महाकाल के जयकारे लगाए। जयकारों से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। श्रद्धालु भक्ति में लीन नजर आए और भगवान महाकाल के दर्शन कर सुख समृद्धि तथा परिवार की खुशहाली की कामना की। वन भ्रमण यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भक्तों में भगवान महाकाल के प्रति खासा उत्साह देखने को मिला। पालकी में विराजमान महाकाल के दर्शन के लिए रास्ते में भी श्रद्धालु मौजूद रहे। श्रावण के दूसरे सोमवार के कारण शहर के अन्य शिव मंदिरों में भी विशेष धार्मिक आयोजन हुए। सुबह से श्रद्धालुओं ने शिवालयों में पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। पूरे दिन मंदिरों में भक्तिमय वातावरण बना रहा और श्रद्धालुओं ने श्रावण सोमवार के अवसर पर भगवान शिव की आराधना कर सुख शांति की कामना की। उदयपुर में मकानों के पट्टे जारी करने की मांग को लेकर सोमवार को पट्टा संघर्ष समिति के नेतृत्व में लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। सज्जन नगर, अमर नगर, एकलव्य कॉलोनी, भिल्लू राणा कॉलोनी और राता खेत क्षेत्र के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समिति ने शहरी सेवा शिविर 2026 में 31 दिसंबर 2018 तक बने मकानों को वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर धारा 69 क के तहत पट्टा जारी करने की मांग की है। उदयपुर नगर निगम क्षेत्र की विभिन्न कॉलोनियों में लंबे समय से पट्टे का इंतजार कर रहे लोगों ने सोमवार को जिला कलेक्टर पहुंचकर अपनी मांग उठाई। पट्टा संघर्ष समिति के नेतृत्व में सज्जन नगर, अमर नगर, एकलव्य कॉलोनी, भिल्लू राणा कॉलोनी और राता खेत के लोगों ने प्रदर्शन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। समिति का कहना है कि इन क्षेत्रों में कई परिवार 40 से 60 वर्ष से भी अधिक समय से रह रहे हैं। इनमें कुछ बस्तियां रियायतकालीन समय से बसी हुई है। लोगों का आरोप है कि पूर्व में भी पट्टे जारी करने के लिए आवेदन करवाए गए, लेकिन नियम और उप नियमों के चलते उन्हें पट्टों से वंचित रहना पड़ा। ज्ञापन में शहरी सेवा शिविर 2026 के तहत धारा 69 का में पट्टा जारी करने की कट ऑफ पूर्व में के शिविरों की तरह 31 दिसंबर 2018 करने की मांग की गई है। समिति ने कहा कि पंचायती राज क्षेत्र में वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर 31 दिसंबर 2016 के तक के कब्जे के आधार पर पट्टा देने का प्रावधान है, जबकि नगर निगम क्षेत्र में 1990 के पहले दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। समिति ने नगर निगम उदयपुर के प्रशासन शहरों से मांग अभियान के दौरान जारी 12 नवंबर 2021 को 21 अप्रैल 2022 के प्रपत्रों का हवाला देते हुए कहा कि आबादी भूमि पर 31 दिसंबर 2018 तक की बसावट के अनुसार वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर 69 का के तहत पट्टे जारी किए जा चुके हैं। समिति ने राज्य सरकार से शहरी सेवा शिविर 2026 में वर्ष 2018 तक बने मकानों को पट्टा देने के आदेश जारी करने और आबादी से लगी विलानाम भूमि पर बसी सघन बस्तियों को भी आबादी दर्ज कर पट्टा जारी करने की मांग की है। आम मजदूर किसान पर है, उसके खिलाफ संघर्ष की कड़ी में आज की ये कार्रवाई है। सबसे पहली जो मांग है, 4 श्रम कोड जो बनाए हैं, श्रम कानून को बदल करके उसको निरस्त करने और वापस श्रम कानून बहाल करने। दरअसल हम लोग तो ये चाहते थे कि श्रम कानूनों में जो कमजोरियां हैं श्रमिकों के अधिकार पाने के लिए, उनको ये सरकार दूर करेगी, लेकिन ये सरकार की जो नीति है, उन श्रमिकों के जो थोड़ा बहुत कानून संघर्षों से मिले थे उनको ख़त्म करके जो श्रम कोड लाने का काम किया, उसके खिलाफ ये एक सबसे बड़ी मांग है। दूसरी, जो किसान हमारे देश की जनता का पेट भरता है अपने श्रम से, लेकिन उसको बर्बाद करने के लिए इस तरह से सब यूरोपीय संघ से हो, अमेरिका से समझौते किए हैं तो वहाँ की जो कृषि है, वहाँ की जो उपज हमारे देश में आ सकेगी बिना टैरिफ के, और हमारे किसान है उसमें लगातार जो सब्सिडी मिलती थी वो ख़त्म करके उसको बर्बाद करने का जो काम किया जा रहा है। इसलिए दूसरी जो सबसे प्रमुख मांग है, MSP जो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को दिया जाए। इसके अलावा हमारे उदयपुर की जो सबसे अहम जो मांग है, उदयपुर के जो कच्ची बस्तियों के जो हमारे 50 साल लगभग हो गए हैं लेकिन उनको आज तक पट्टे नहीं दिए हैं। 70% से ज़्यादा जो जनता है वो आज पट्टे से महरूम है।
और अधिकतर जो खासकर जो माछला मंगरा क्षेत्र हो, देवाली क्षेत्र हो और भी जो बिल्लूराना क्षेत्र हो, वहाँ पर कहा जाता है भाई ये वन भूमि पर बसी है, जबकि वन भूमि पर रिसोर्ट खुल सकते हैं, माइनिंग हो सकती है, लेकिन गरीब को जब पट्टा देना हो तो वो ये कहते हैं कि भाई ये वन भूमि ये कानून आड़े आता है। जबकि हमारी इस यहाँ के जो प्रशासन ने 15 साल पहले अम्बेरी में वन विभाग को जो जमीन देने का जो प्रस्ताव लिया था, लेकिन वो भी ठंडे बस्ते में डाल के एक तरह से हमारे उदयपुर की जनता को पट्टा से महरूम कर रखा है। हमारे उदयपुर की जनता की जो ठेला फुटपाथ वैसे ही है, सेवा करते हैं, लेकिन उनको आए दिन अतिक्रमी कह के, अतिक्रमण करके, अवैध कब्जा कह के उनको बेदखल करने का, उनके सुरक्षा, उनके सम्मान, उसके रोजगार से हटाने का जो काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी ये लड़ाई है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर उदयपुर में हजारों निवेशक है जिन्होंने सहारा, आदर्श, संजीवनी जैसी जो सोसाइटियाँ हैं उसमें निवेश किया था अपने जीवन भर की कमाई का पैसा, उसके खिलाफ एफआईआर यहाँ पर दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस पिछले 4 साल से जो है उन अपराधियों को पकड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। वो भी एक मांग है। इसके अलावा जो हमारे देश के जो लोकतंत्र है, जो संविधान है, जो मूलभूत जो हमारी सामाजिक एकता है, उसको छिन्न भिन्न करने का जिस ढंग से काम कर रही है सरकारें, उसके खिलाफ भी ये अभियान है। और आज हम लोग टाउन हॉल से विभिन्न ट्रेड यूनियन के जो साथी हैं वो इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट पर आए हैं। राष्ट्रपति के नाम मुख्य जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और उम्मीद करेंगे कि ये जो सरकार है वो होश में आए और आम जनता और मजदूर किसान की जो समस्या है उनको समाधान करने का कष्ट करें। और ये भी एक चुनौती और चेतावनी भी हम लोग इस सरकार को देना चाहते हैं कि ये जो अहंकार जिस ढंग से बच्चों ने जंतर मंतर में दूर किया है, उदयपुर की जनता भी आने वाले वक्त में नगर निगम चुनाव में इनके अहंकार को दूर करेगी और इनको सत्ता से बेदखल करेगी। उदयपुर के सबीना थाना क्षेत्र में नागौर के युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स में चौकीदार दंपति के विवाद के दौरान हेमाराम जाट बीच बचाव करने पहुंचा था। आरोप है कि इसी दौरान उस पर इस धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। गंभीर घायल हेमाराम को एमबी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। सबीना थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स में हुए विवाद के बाद सामने आई हत्या की वारदात में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम और हत्या के कारणों की जानकारी जुटा रही है। जानकारी के अनुसार शनिवार रात कुछ युवक निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स में चौकीदार दंपति से हुए विवाद को लेकर वहां पहुंचे थे। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और मामला मारपीट तक पहुंच गया। इसी दौरान मौके पर मौजूद नागौर के बलवा गांव निवासी हेमाराम जाट ने बीच बचाव करने का प्रयास किया। आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने हेमाराम पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में हेमाराम गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। गंभीर हालत में घायल हेमाराम को तत्काल महाराणा भोपाल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही सबीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लोगों से जानकारी जुटाई और वारदात से जुड़ी सुरागों की पड़ताल की। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही कि वारदात के पीछे वास्तविक वजह क्या थी और घटना में अन्य किसी व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं। पुलिस के अनुसार पूछताछ पूरी होने के बाद हत्या से जुड़े अन्य तथ्यों और घटनाक्रम का खुलासा हो सकता है। उदयपुर में सड़क किनारे युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घोल की पाटे स्थित गोखर मंगरी के पास सड़क किनारे शव मिलने की सूचना पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही सबीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। मृतक की पहचान मटून निवासी खेमराज गमीती के रूप में हुई है। वह रिको कलड़वास की एक फैक्ट्री में काम करता था। शव करीब 2 दिन पुराना होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। घोल के पाटे स्थित गोखर मंगरी के पास सड़क किनारे युवक का शव मिलने के बाद इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों से सूचना मिलने पर सबीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान मटून निवासी खेमराज गमीती के रूप में हुई है। खेमराज रिको कलड़वास स्थित एक फैक्ट्री में काम करता था।
सड़क किनारे शव मिलने के बाद पुलिस ने आसपास के क्षेत्र की जानकारी जुटाई और शव को कब्जे में ले लिया। शव की हालत को देखते हुए पुलिस ने उनके करीब 2 दिन पुराना की आशंका जताई जा रही है। आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को एमबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसे लेकर बना हुआ है। पुलिस को मौत की वास्तविक वजह का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद चल सकेगा। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और मृतक के परिजनों तथा परिचितों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। सड़क किनारे शव मिलने की घटना के बाद आसपास के इलाके में भी चर्चा का माहौल है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि खेमराज वहां तक कैसे पहुंचा और उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में निजी बसों से सफर करने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ सकती है। परिवहन विभाग की लगातार कार्रवाई से नाराज निजी बस ऑपरेटरों और ट्रैवल एजेंटों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। जयपुर में बस ऑपरेटर संगठनों की बैठक में तय किया गया कि 10 अगस्त की रात 12 बजे से प्रदेश भर में निजी और टूरिस्ट बसों का संचालन बंद कर दिया जाएगा। संगठनों ने सभी ऑपरेटरों को ऑनलाइन बस बुकिंग चार्ट की बंद करने के सख्त निर्देश दिए हैं। राजस्थान में निजी बसों के संचालन को लेकर बस ऑपरेटर संगठनों और परिवहन विभाग के बीच विवाद अब आंदोलन तक पहुंच गया है। परिवहन विभाग की ओर से की जा रही लगातार कार्रवाइयों से नाराज बस ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंट अब एकजुट हो गए हैं। जयपुर में बस ऑपरेटर संगठनों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश भर के निजी बस ऑपरेटरों और ट्रैवल एजेंटों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद सर्वसम्मति से 10 अगस्त से 12 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने का निर्णय लिया गया। संगठनों के इस फैसले के बाद 10 अगस्त की मध्य रात्रि से राजस्थान में निजी और टूरिस्ट बसों के पहिए थम जाएंगे। हड़ताल में बस ऑपरेटरों के साथ राज्य भर के ट्रैवल एजेंट भी शामिल होंगे। ऐसे में निजी बसों से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बैठक में बस ऑपरेटरों को ऑनलाइन बुकिंग को लेकर भी स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। सभी ऑपरेटरों से तत्काल प्रभाव से ऑनलाइन बस बुकिंग चार्ट बंद करने को कहा गया है। संगठनों ने चेतावनी दी कि हड़ताल के दौरान यदि कोई बस ऑपरेटर नया ऑनलाइन चार्ट संचालित करता पाया गया तो संगठन की ओर से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बस ऑपरेटरों का कहना है कि परिवहन विभाग की लगातार कार्रवाई से उनमें नाराजगी है और इसी के विरोध में अब आर पार की लड़ाई का फैसला लिया गया है। फिलहाल संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के फैसले पर कायम है। यदि ये हड़ताल शुरू होती है तो प्रदेश में निजी और टूरिस्ट बस सेवाओं पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। उदयपुर में अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण और सतत विकास को लेकर जिला प्रशासन की ओर से हितधारक परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में अरावली क्षेत्र से जुड़े विभिन्न पक्षों को एक मंच पर लाकर पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और स्थानीय लोगों की आजीविका से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। किसान, स्थानीय समुदाय, पर्यावरण विशेषज्ञ, खनन पट्टाधारक, खान श्रमिक और परियोजना प्रस्तावक अपने सुझाव रखेंगे। संबंधित विभागों के अधिकारी भी संवाद में शामिल होंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर होने वाला यह परामर्श कार्यक्रम क्षेत्र के भविष्य के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिला प्रशासन उदयपुर के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में अरावली से जुड़े अलग अलग पक्षों को आमंत्रित कर उनकी समस्याएं और सुझाव सुने जाएंगे। यह संवाद माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना में गठित उच्च स्तरीय समिति के संदर्भ में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विशेषज्ञों के साथ खनन पट्टाधारक, परियोजना प्रस्तावक, किसान, खान श्रमिक, स्थानीय समुदाय और संबंधित विभागों के प्रतिनिधि अपनी बात रखेंगे। चर्चा के दौरान अरावली क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और खनन गतिविधियों से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श होगा।
इसके अलावा स्थानीय लोगों की आजीविका और विकास परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों को भी चर्चा में शामिल किया जाएगा। प्रशासन का प्रयास है कि अरावली की प्राकृतिक और पारिस्थितिक संरचना को सुरक्षित रखते हुए क्षेत्र में सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए व्यवहारिक सुझाव सामने आए। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के पर्यावरणीय संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे में इसके संरक्षण को लेकर प्रशासन और स्थानीय समुदाय के बीच संवाद को अहम कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम के माध्यम से किसानों और स्थानीय लोगों की समस्याओं के साथ पर्यावरण विशेषज्ञों की राय भी सामने आएगी। साथ ही खनन और विकास परियोजनाओं से जुड़े पक्षों की बात सुनी जाएगी। प्राप्त सुझाव और विचारों को आगामी कार्य योजना में शामिल करने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। संबंधित विभागों के अधिकारी भी पूरे संवाद में मौजूद रहेंगे। ये हमारी रक्षा करती आई है और इसको बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ एरिया में अनलीगल माइनिंग जितनी भी हो रही है, चाहे वो किसी भी रूप में होती हो, चाहे होटलों के लिए होती हो, रेती का दोहन, नदियां खाली होती हो या चारागाहें खत्म होती हो, वो सभी उस पर रोक लगनी चाहिए। उस पर सरकार का कड़ा रुख अपनाकर उस पर कोई कानून बनना चाहिए, नियम बनने चाहिए। दूसरा ये कि पेड़ लगाने की जो प्रवृत्ति सरकार की लोगों की है, फोटो खिंचवा कर लाखों करोड़ों पौधे हर साल लगाए जा रहे हैं। मैं सरकार से कहता हूँ कि आप पौधे लगाना बंद कर दीजिए। जो पेड़ हैं सैकड़ों साल पुराने, जो पेड़ आपकी नाक के नीचे, आपकी आंखों के सामने कट रहे हैं और यहाँ का माफिया, यहाँ का लकड़ी माफिया पेड़ काट काट कर दूसरे राज्यों में ले जा रहा है, उसको रोकिए, उसके खिलाफ कड़े कानून बना दीजिए। जितने पेड़ कट रहे हैं, चाहे वो हाईवे से कट रहे हो, निर्माण कामों से कट रहे हो, उनके बजाय ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए और परंपरागत पेड़ लगने चाहिए। इस प्रकृति को बचाने का काम प्रकृति ही कर सकती है। धरती माता का जहाँ सीना चीरा जा रहा हो, वहाँ पर प्रकृति का विशेष ध्यान रखा जाए, ये हमने कहा है। सर, आपने एक प्रयास तो बहुत अच्छा किया, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल बनता है वो ये बनता है कि जो लोग रोकने के लिए और जो कानून बनाते हैं, सबसे पहले तो उन्हीं खुद को अपने पे अमल लाना पड़ेगा ना, क्योंकि वही लोग तो होते हैं जो काटना, पहाड़ काटना, नदी नाले पाटना, ये सब काम तो वो करते हैं। आम व्यक्ति के पास तो पहुंच में ही नहीं है। देखिए, ये कुछ बहुत लंबे समय से ये सब चलता आ रहा है। हमारे देश के जनप्रतिनिधियों की और अधिकारियों की कथनी और करनी में जो फर्क रहा है, उसकी वजह से ये नुकसान हुआ है। पर ऐसा नहीं कि इसकी रक्षा नहीं की गई है। सरकारों ने भी इस पर कानून बनाए हैं, पर कानून की पालना करने वाले निचले स्तर के जो लोग हैं, उन्होंने इसका बहुत नुकसान किया है। आप देखिए, एक फॉरेस्ट गार्ड के यहाँ करोड़ों रुपए की संपत्तियां मिलती हो तो ऊपर से नीचे तक कुएं में भांग घुली हुई, ये साबित होता है। तो सरकार ऐसा ये भी नहीं कह सकते कि सरकारों की मंशा ठीक नहीं है। सरकारों की मंशा ठीक है, नीति निर्धारकों की मंशा ठीक है, पर वह मंशा धरातल पर नहीं उतर पा रही है। ये हमें इस पर सोचने की और इस पर हर व्यक्ति को इस पर काम करने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर हर व्यक्ति चाहता है, हर एक व्यक्ति, हर मीडिया, हर सामाजिक कार्यकर्ता कि पेड़ लगे, फोटो भी खींचते हैं, हम सब करते हैं, पर हम पेड़ों को कटने से रोकने के लिए अभियान नहीं चलाते हैं। ये बहुत बड़ा काम है। हमें प्रकृति का नाश होने से बचाने पर काम करना पड़ेगा, तभी ये हो पाएगा। बाकी तो सब ठीक है, जो चल रहा है वो आप देख रहे हैं। पीढ़ियां और अब इन पहाड़ों को ऐसे देख पाएगी, बाकी चित्रों में तो हम सब कुछ देख। अगर हम जागरूक हो गए, हम अलर्ट हो गए, हम इसके प्रति सावचेत हो गए, तो इन 2-4-5 सालों में ये सब ठिकाने लग सकते हैं। पर आपको, हमको, सबको, आप मीडिया और हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को जो प्रकृति के लिए काम करते हैं, दोनों को कमर कस के आगे आना पड़ेगा। उदयपुर में सावन के सोमवार पर श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिला। उदय सागर स्थित ठाकुर जी के मंदिर से जिंक हनुमान जी के मंदिर तक पहली बार कावड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा में महिलाओं समेत कई कावड़िए शामिल हुए। मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। जिंक पहुंचने पर पूरन खटीक ने भी कावड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। सावन के सोमवार को उदयपुर में भगवान शिव की भक्ति का रंग देखने को मिला। उदय सागर स्थित ठाकुर जी के मंदिर से कावड़ यात्रा शुरू हुई, जो जिंक हनुमान जी के मंदिर तक पहुंची। पहली बार आयोजित इस कावड़ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आया। यात्रा में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। कावड़ यात्रा में लीला देवी, बबली बाई, ललिता गुर्जर, उर्मिला सेन, नीतू, जमुनाबाई और टीना सहित अन्य कावड़िए शामिल हुए।
श्रद्धालु धार्मिक उत्साह के साथ यात्रा में आगे बढ़े और पूरे रास्ते आस्था का माहौल बना रहा। यात्रा के मार्ग में श्रद्धालु और स्थानीय लोगों की ओर से जगह जगह कांवड़ यात्रियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। पहली बार आयोजित हुई इस यात्रा को लेकर क्षेत्र में लोगों में उत्साह दिखाई दिया। कांवड़ यात्रा जब जिंग क्षेत्र में पहुंची तो यहां भी यात्रियों का स्वागत किया गया। जिंग में पूरन खटीक ने कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। आयोजकों और कांवड़ यात्रियों के अनुसार सावन के सोमवार को निकाली गई इस यात्रा का उद्देश्य धार्मिक आस्था और भक्ति के साथ भगवान शिव के प्रति श्रद्धा प्रकट करना रहा। पहली बार आयोजित कांवड़ यात्रा में महिलाओं की भागीदारी भी विशेष रूप से देखने को मिली। कल्लाजी बावजी और श्री श्री 1008 सागर जी बावजी के जन्मोत्सव को लेकर मंदिर प्रांगण में तैयारियां तेज हो गई है। प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी 20 अगस्त को कल्लाजी बावजी और 21 अगस्त को श्री श्री 1008 सागर जी बावजी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इससे पहले 16 अगस्त को विशाल भजन संध्या होगी। वहीं पहली बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसके साथ ही 3:15 बजे ध्वजारोहण कार्यक्रम होगा। जन्मोत्सव को लेकर मंदिर परिसर में धार्मिक आयोजनों की तैयारियां शुरू हो गई है। आगामी 16 अगस्त को आयोजित होने वाले भजन संध्या में आशा वैष्णव, जगदीश जी वैष्णव, हेमलता अम्मा जी वैष्णव और सुरेश गहलोत भजनों की प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम में चित्तौड़गढ़ से कलाकारों की झांकी भी पहुंचेगी। इसके अलावा राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ संतों के भी कार्यक्रम में पहुंचने की जानकारी दी गई है। वहीं इस बार जन्मोत्सव के अवसर पर पहली बार विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। लोक मित्र मंडल और RNT मेडिकल कॉलेज के तत्वाधान में आयोजित शिविर में भक्तों ने स्वैच्छिक रूप से रक्तदान किया। आयोजकों के अनुसार बाबूजी के आशीर्वाद से पहली बार मंदिर में इस तरह का रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। इसी क्रम में मंदिर परिसर में विशाल ध्वजारोहण कार्यक्रम भी होगा। करीब 3:15 बजे बाबूजी को नई ध्वजा अर्पित की जाएगी। प्रतिवर्ष की परंपरा के अनुसार पुरानी ध्वजा को बदलकर नई ध्वजा लगाई जाएगी। इसके बाद 20 अगस्त को कल्लाजी बाबूजी का जन्मोत्सव और 21 अगस्त को श्री श्री 1008 सागर जी बाबूजी का जन्मोत्सव मंदिर प्रांगण में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। जन्मोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है और मंदिर परिसर में तैयारियां जारी है। सागर जी बाबूजी राज की बोल कमदत कला राठौड़ की। जैसे कि आप सभी को विदित है कि दिनांक 20 तारीख कल्लाजी बाबूजी का जन्मोत्सव एवं दिनांक 21 तारीख श्री श्री 1008 सागर जी बाबूजी का जन्मोत्सव प्रतिवर्ष की बाकी इस वर्ष भी मंदिर प्रांगण में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। आगामी दिनांक 16 अगस्त को एक विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जिस भजन संध्या में आशा वैष्णव, जगदीश जी वैष्णव, हेमलता जी वैष्णव एवं सुरेश गहलोत अपने भजनों की प्रस्तुति देंगे। यहाँ पर चित्तौड़ से कलाकारों की झांकी होगी एवं राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक व्यक्ति एवं संत का भी पदार्पण होगा। एवं आज एक प्रथम बार विशाल एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसके तहत लोक मित्र मंडल एवं RNT मेडिकल के तत्वाधान में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने अपने अपने स्वैच्छिक रक्तदान देकर इस मंदिर में रक्त को अर्पित किया। आज बाबूजी के आशीर्वाद से प्रथम बार ये एक रक्तदान का शिविर किया गया एवं एक विशाल ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, जिसमें
3:15 बजे आसपास बाबूजी को प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ध्वजा पर परिवर्तन करके एक नई सुशोभित ध्वजा लगाई जाएगी। जय श्री सगर जी, जय श्री कल्याण। उदयपुर के झाडौल थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत में एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। हादसा ढिमड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने हुआ। टक्कर के बाद एक बाइक सवार मौके पर बाइक छोड़कर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें उदयपुर रेफर कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बाइक जब्त कर जांच शुरू कर दी है। झाडौल थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार ढिमड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार एक बच्चे की मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे में 3 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को संभाला और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया। हालत को देखते हुए तीनों घायलों को आगे के उपचार के लिए उदयपुर रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद एक बाइक सवार अपनी बाइक मौके पर छोड़कर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर झाडौल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस ने हादसे में शामिल बाइक को जब्त कर लिया है। फिलहाल हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसे लेकर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस फरार बाइक सवार की भी तलाश में जुटी है। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों से घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस की जांच के बाद ही हादसे की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। वहीं बच्चे की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है और हादसे को लेकर क्षेत्र में भी शोक का माहौल है। बंद करके चालू कर दो वापस। सामने भिड़ंत होगी, बच्चे एफआईआर हो गया और 3 जने घायल हो गए। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। संघ चुनाव बहाली और राजस्थानी भाषा की मान्यता की मांग। सुखाड़िया विश्वविद्यालय से एक लिंग तक एनएसयूआई ने की पदयात्रा। सरकार की सद्बुद्धि के लिए लगाए नारे। उदयपुर में वाम दलों का जेल भरो आंदोलन। कच्ची बस्तियों के पट्टे से पेपर लीक तक सरकार को घेरा। ऑनलाइन चालान और महंगाई के खिलाफ भी किया प्रदर्शन। सावन के दूसरे सोमवार पर निकली महाकाल की वन भ्रमण यात्रा। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा उदयपुर। दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।